नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आज के इतिहास के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी तक इतिहास के इस सीरीज़ में हम लोग प्राचीन इतिहास में मौर्योत्तर काल तक पढ़े हैं। मौर्योत्तर काल को हम लोग मौर्य काल को पढ़े हैं और मौर्य काल को हम लोग अध्ययन के लिए 3 भागों में अपने अनुसार डिवाइड किए थे। एक मौर्य से पहले विदेशी आक्रमण, जिसको हम लोगों ने पहले क्लास में कर रखा है। उसके बाद हम लोग मौर्य काल से संबंधित चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ के बारे में पढ़े। उनसे संबंधित शासन व्यवस्था, उनसे संबंधित प्रशासनिक व्यवस्था, उनसे संबंधित अर्थव्यवस्था और उनसे संबंधित कुछ अहम जानकारियाँ लिए और उस पर समझ विकसित किए। फिर उसके बाद मित्रों हम लोग बात किए तीसरे पार्ट का मौर्योत्तर काल का। मौर्योत्तर काल को भी 2 भागों में विभाजित कर लिए अध्ययन के लिए कि एक पार्ट में हम लोग वो पढ़ेंगे जो मौर्य के समय के बाद कुछ विदेशी आक्रमण हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग दूसरे पार्ट में रखे थे कि मौर्य के बाद यानी पतन के बाद कौन सा वंश भारत में आता है। तो मित्रों आज का ये क्लास मौर्योत्तर काल के बाद के वंश से संबंधित होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग शुंग वंश की चर्चा करेंगे कि मौर्य वंश के पतन के बाद कैसे भारत में शुंग वंश आता है। तो हम लोग अब आते हैं शुंग वंश पर। मित्रों अभी तक हम लोग शुंग वंश में देखे हैं, अभी तक हम लोग शुंग वंश से पहले मौर्य वंश की बात कर चुके हैं और मौर्य वंश में देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके बाद बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़े थे, बिंदुसार। फिर हम लोग महान सम्राट अशोक की बात किए थे और फिर हम लोग इनके अंतिम शासक बृहद्रथ की बात किए थे, बृहद्रथ की बात किए थे। ठीक है मित्रों, यही बृहद्रथ की हत्या करके, इसी बृहद्रथ की हत्या करके लगभग 185 ईसा पूर्व में कौन, पुष्यमित्र ने एक ब्राह्मण वंश की स्थापना की, जिसे हम लोग शुंग वंश के नाम से जानते हैं। शुंग वंश के नाम से जानते हैं। किस वंश के नाम से जानते हैं? शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो मित्रों हम लोग देखेंगे शुंग वंश का जो समय काल है 184 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व तक है। ठीक है मित्रों, हम लोग देखेंगे कि शुंग वंश का संस्थापक कैसे पुष्यमित्र शुंग, यहाँ देखे हैं पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके 185 में 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर देते हैं। ठीक है मित्रों, अब आते हैं पुष्यमित्र शुंग के बारे में कुछ तथ्य और उससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। तो मित्रों शुंग वंश की स्थापना बृहद्रथ की हत्या करके कर दी गई थी, ये हम लोगों को पता है, अभी आपको बताए हैं। और ये अपना जब वंश स्थापित करते हैं तो एक राजधानी बनाते हैं, उस राजधानी का नाम रखते हैं विदिशा। क्लियर है? राजधानी का नाम क्या है? विदिशा। हम लोग देखेंगे इस समय जो राजधानी बनाते हैं उस समय राजधानी का नाम क्या है? विदिशा। और इनकी युद्ध होती है हिंद यूनानी से और ये उनको पराजित कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसने हिंद यूनानी किसको? मीनांडर को। हम लोग नागार्जुन और मीनांडर की कहानी के संग्रह के बारे में पिछली कक्षा में चर्चा किए थे। यहाँ देखते हैं हिंद यूनानी उसी मीनांडर को ये पराजित करते हैं। कौन पराजित करते हैं? शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम में सेम टू सेम वर्ड आएगा, आपको ऑप्शन दिखेगा और आप सही कर दोगे यदि आप इस क्लास को सही से नियम पूर्वक देखोगे और फिर नोट्स बना के उस पर टाइम दोगे तब। अब हम लोग बात करते हैं शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार में पतंजलि रहते थे। क्लियर है मित्रों? पतंजलि जिसका नाम सुने होंगे, पुष्यमित्र शुंग के ही तो दरबार में रहते थे पतंजलि। ठीक है, ठीक है मित्रों,
उसके बाद एक और फैक्ट हम लोगों को याद रखना है, मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी बहुत है साहित्य में फेमस, और ये मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी को कहा जाता है मालविका अग्निमित्रम। ये पुष्यमित्र शुंग के ही दरबार से संबंधित है। क्लियर मित्रों। अब आगे हम लोग बात करेंगे शुंग वंश से संबंधित वैष्णव धर्म का उत्थान इसी काल में हुआ था। जैसे कि हम बताए थे, ब्राह्मण काल का इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने स्थापना किया था, जिसे शुंग वंश कहते हैं। इसलिए इस समय वैष्णव धर्म पे इनका शासन प्रथा बहुत ही करुणामय था, उनको सपोर्ट करता था। इसलिए इस वंश को के समय, इनके काल के समय कहा जाता है कि यह वैष्णव धर्म के उत्थान का समय था। इस समय वैष्णव धर्म बहुत आगे बढ़ा था। ठीक है। एक और चीज यहाँ से याद रखना है, जो हमेशा हमारे देश के राजनीति में बना रहता है, मनुस्मृति, मनुवादी लोग। तो मित्रों, ये मनुस्मृति की रचना इसी समय हुई थी। किस समय हुई थी? मनुस्मृति की रचना इसी शुंग वंश के समय हुई थी। क्लियर है मित्रों, याद रहेगा। फिर हम लोग बात करेंगे कि इस समय का एक साक्ष्य मिलता है जहां देखा जाता है स्तूप। स्तूप क्या होता है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उनको दफनाया जाता है, तो उनके चारों तरफ जो स्मारक के रूप में बनाया जाता है उसको स्तूप कहते हैं। तो स्तूप के चारों तरफ रेलिंग मिला है किसका? पाषाण का। पाषाण का अर्थ तो आपको बहुत पहले के क्लास में ही बता चुके हैं। पत्थर होता है जिसको पाषाणकालीन नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो ये चारों तरफ रेलिंग, रेलिंग समझ रहे हैं ना, बाउंड्री बनाया हुआ, पत्थर का बाउंड्री बनाया हुआ मिला है, शुंग वंश से संबंधित है। क्लियर है मित्रों। उसके बाद एक अंतिम चीज, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वंश शुरू किया गया था शुंग वंश, वो वंश अंत हो जाता है किसके शासक आते आते? देवभूति के साथ। तो मित्रों, शुंग वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है? तो देवभूति। क्लियर है मित्रों। इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करते हैं और यूनानी और हिंद को पराजित करके विदिशा को राजधानी बनाते हैं तथा अपने दरबार में विद्वानों को भी रखते हैं जैसे पतंजलि। फिर हम लोग देखते हैं कि उन्हीं से संबंधित मालविका अग्निमित्रम है। फिर देखते हैं कि ये जो वंश है वैष्णव धर्म के उत्थान का काल होता है। इसी कारण से इसी समय मनुस्मृति की रचना भी होती है और इस तरह से हम लोग अंत में देखते हैं कि इस वंश का भी पतन हो जाता है और अंतिम शासक के रूप में कौन होता है मित्रों? तो देवभूति। हम लोग जब शुंग वंश के बाद की बात करते हैं मित्रों, तो हम लोग देखते हैं शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश। याद रखिएगा, शुंग वंश के बाद कौन सा वंश है मित्रों? कण्व वंश। और कण्व वंश का जो समय काल है वो है 75 से 30। कितने से? 75 से 30, लगभग 45 साल। 75 से 30 ईसा पूर्व। तो शुंग के बाद हम लोग देखेंगे किस वंश को? कण्व वंश को। कण्व वंश से संबंधित कुछ ही फैक्ट जो एग्जाम में आते हैं हम लोग देखेंगे कण्व वंश को। कण्व वंश का समय काल क्या है? 75 से 30 बीसी। बीसी तो आप समझ रहे हो, मतलब ईसा पूर्व, ईसवी शताब्दी से पहले। कण्व वंश से संबंधित हम लोगों को मूलतः 2-3 फैक्ट ही याद रखना है कि इनके साम्राज्य का जो एरिया था वो पाटलिपुत्र तक जाके सीमित हो गया था। याद रखिएगा, इनके साम्राज्य का जो एरिया था कहाँ जाके सीमित हो गया था? पाटलिपुत्र। ठीक है। और दूसरा चीज आपको याद रखना है कि इनके अंतिम सुशर्मा थे, जबकि संस्थापक वासुदेव थे। अंतिम कौन थे? सुशर्मा थे। और संस्थापक कौन थे? वासुदेव। वासुदेव और अंतिम कौन थे? सुशर्मा। क्लियर। संस्थापक और अंतिम शासक।
इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कण्व वंश में 3 फैक्ट हम लोग को याद रखना है। क्या? तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे, अंतिम शासक सुशर्मा हैं, और इनका शासन यानी कण्व वंश जाकर के सीमित हो चुका था पाटलिपुत्र तक। अब हम लोग बात करेंगे कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश का। मित्रों, वंश को याद करने का तरीका आपको कई क्लास पहले बताए थे और बोले थे कि उसको लिख लीजिएगा। कैसे? एक बार फिर से देख लीजिए। बताए थे कि इस लाइन को याद रखिएगा। हसन, मौर्य, शुंगा, कांस्य, सातवाहन। और भी लाइन आगे है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे की लाइन को देखेंगे। ह से हमने आपको बताया था प्रारंभिक समय में ये लाइन याद रखने से आपको इतिहास याद करने में आसान हो जाएगा। धीरे धीरे बाद में ऑटोमेटिक सारे वंश और उससे संबंधित शासक याद हो जाते हैं, लेकिन शुरू के लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्ट इससे सॉल्व कर देंगे। पीटी में 1 मार्क्स आपके लिए बहुत आसान और कन्फर्म हो जाएगा। तो मित्रों, हम लोग ह से देखे थे हर्यक वंश, फिर स से देखे थे हम लोग शिशुनाग वंश, फिर न से देखे थे हम लोग नंद वंश, मौर्य तो मौर्य वंश हम लोगों ने देखा ही, शुंग से शुंग वंश हम लोग देखा ही, फिर कण्व वंश की बात हम लोग अभी कर ही रहे हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस वंश की बात कर रहे हैं, सातवाहन वंश की बात कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, सातवाहन वंश से जुड़े हुए कुछ फैक्टर, उसके समय के कुछ जानकारी को संग्रहित करें ताकि एग्जाम में सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को। तो मित्रों, अब हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश वही वंश है, वही समय है जब भारत का इतिहास ईसा पूर्व से ईस्वी में जा रहा होगा। मतलब अभी तक हम लोग जितना भी वंश पढ़े हैं ईसा पूर्व तक पढ़े हैं। हाँ, आक्रमण भले हम लोग बाद का पढ़ लिए, लेकिन हम लोग अभी तक जितना पढ़े हैं वो ईसा पूर्व। और सातवाहन वंश जब भारत में स्थापित हो रही होती है तो ये समय होता है 30 ईस्वी पूर्व की। ठीक है मित्रों, लेकिन जब सातवाहन वंश खत्म होता है तो वो समय होता है लगभग 200 ईस्वी का। ठीक है मित्रों, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अभी तक शुंग वंश के बाद फिर हम लोग सातवाहन वंश को देखते हैं। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? शिमुख थे। कौन थे? शिमुख थे। और पूरा उनका नाम था शिमुख सातवाहन, इसलिए इस वंश को सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे मित्रों? तो शिमुख थे। अब इनकी राजधानी की बात करेंगे तो याद रखिएगा, इनका राजधानी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान, जो आज के महाराष्ट्र में है। क्लियर? शिमुख सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान। क्लियर? और ये आपको तो पता ही होगा महाराष्ट्र कहाँ पे है मित्रों। महाराष्ट्र की जब बात करते हैं आप, तो महाराष्ट्र कहाँ पे है आपको तो अच्छे से पता होगा मित्रों। ये भारत के मैप में महाराष्ट्र यहाँ पर है ना। ये गुजरात वाला क्षेत्र है और इससे नीचे वाला जो क्षेत्र है ये वाला वो महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र जो है यहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी के पास में है। ठीक है मित्रों, कृष्णा और गोदावरी के पास। तो कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र है उसी को प्रतिष्ठान कहते थे। बाद में इस पे बात हम लोग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं राजधानी शिमुख सातवाहन यानी सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जिसे आज महाराष्ट्र कहते हैं। वो क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके प्रमुख शासक कौन थे मित्रों? तो गौतम पुत्र सातकर्णी। नाम पे ध्यान दीजिए, कौन है इनके प्रमुख शासक? गौतम पुत्र सातकर्णी। नाम से पता चल रहा है कि ये गौतमी पुत्र, गौतम नहीं गौतमी पुत्र, मतलब क्या? गौतमी स्त्रीलिंग लग रहा है। यानी इससे ये पता चलता है कि सातवाहन वंश में जो नामाकरण होता था, यानी हम लोग बाद में देखे भी है कि संभवतः यह मातृसत्तात्मक थी, लेकिन यहाँ का राजा तो पितृसत्तात्मक होता था। तो यहाँ का जो वंश था कैसी थी
मातृशतात्मक, जैसे हम लोग अपने पापा का नाम लेते हैं फिर मेरा पुत्र मेरा नाम लेता है, ये सिस्टम आज का पितृसत्तात्मक है। लेकिन उस समय माँ का नाम लिया जाता था अपने नाम में, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, नाम तो सातकर्णी है लेकिन किनके पुत्र? गौतमी पुत्र। तो प्रमुख शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी। किससे संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है। इसके बाद हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चीज देखेंगे जो आज के समय के लिए बहुत ही समाज व्यवस्था के लिए कलंक बन चुका है। कलंक शब्द का जहाँ भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, चूंकि ये निगेटिव है लेकिन ये थॉट भी निगेटिव है, कि जिसे हम लोग कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था, कि लोग अपने प्रभुत्व में सामान्य लोगों को रखते हैं और अपना वर्चस्व स्थापित कर रखे होते हैं, इसी को सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं। और सामंतवादी का जो स्वरूप सर्वप्रथम देखने को मिलता है यही सातवाहन वंश में, क्योंकि इसने सामंत व्यवस्था ब्राह्मण और भिक्षुओं को दान देने, भूमि दान देने का प्रथा प्रारंभ किया था। आप समझ रहे हैं? आज के जो ब्राह्मण हैं जो पूजा करवाते हैं, या जो भिक्षु हैं जो घूमते हैं, इनको जो हम लोग आज दान देते हैं, उसकी व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, सातवाहन वंश को ही। और भूमि दान देना, जैसे आप देखते होंगे बहुत जगह या सुनते होंगे कि इतना एकड़, इतना बीघा, इतना गज भूमि दान दे दिया गया किसी पंडित को, किसी ब्राह्मण को। तो ये जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं सातवाहन वंश से ही देखने को मिलती है। तो माना जाता है कि ये वंश ही सामंत व्यवस्था को स्थापित करने का, बढ़ावा देने का कार्य किया था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि अभी तक सोने के सिक्का की बात किए थे, हम लोग सोने के सिक्का की बात किए थे। अब देखेंगे सातवाहन वंश में शीशे के सिक्का का बात होगा, चांदी के सिक्का का बात होगा, पोटीन के सिक्का का बात होगा और कांसे के सिक्का का बात होगा। यानी सातवाहन के शासक चांदी, पोटीन, शीशा और पोटीन, कांसे आदि के सिक्का का निर्माण किए थे और उसे चलाए थे। फिर हम लोग बात करते हैं, चूंकि बात पहले ही कर चुके हैं कि यहाँ का जो संभवतः समाज था मातृशतात्मक था, लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि यहाँ के राजा जो थे कैसे थे? पितृशतात्मक थे। राजा कैसे थे? पितृशतात्मक थे, मतलब पिता के बाद राजा उसका पुत्र बनता था, न कि माँ के बाद उसकी पुत्री। ठीक है मित्रों, तो हम लोग देखेंगे राजा तो क्या था? पितृशतात्मक, लेकिन समाज की व्यवस्था मातृशतात्मक थी। इसीलिए इसके प्रमुख शासक सातकर्णी के पहले गौतमी पुत्र लगा हुआ है। क्लियर मित्रों? अब हम लोग बात करते हैं इस समय के कला का। तो हम लोग देखेंगे काले चैत्य ब्राह्मण लिपि का प्रयोग करते थे ये लोग। मतलब इस समय कला का विकास हुआ था और एक लिपि का भी प्रयोग हो रहा था जिसे कहते हैं कार्ले चैत्य ब्राह्मण लिपि। चूंकि ब्राह्मणवादी लोग थे ये लोग, सामंतवादी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे थे, तो इस प्रकार के एक लिपि का भी प्रयोग करते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं कार्ले चैत्य लिपि। और हम एक और बात करेंगे, इस समय अमरावती कला का विकास हुआ था। जब आर्ट और कल्चर मेंस में आपको पढ़ाएंगे तो उस समय आप देखिएगा कि कैसे अमरावती कला क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मित्रों, अभी तक हम लोग बहुत ही आसानी पूर्वक हर्यक वंश से चलते हुए मौर्य काल तक आए और मौर्य काल के बाद फिर हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश और अभी सातवाहन वंश को देख लिए हैं, समझ लिए हैं, इससे जुड़े हुए फैक्ट को पढ़ लिए हैं और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को आसानी पूर्वक अपने अंदर समझ करके उतार लिए हैं। अवश्य ही आप परीक्षा में अगर इस क्लास को देख के गए, नोट्स बना करके उसको पढ़ लिए, तो शायद ही कोई क्वेश्चन रह जाए, मेरे मानना तो नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन 100% इफिशिएंसी नहीं होता मित्रों। फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको सारा वो क्वेश्चन, वो टॉपिक, वो फैक्ट, वो समझ विकसित कराया जाए जिससे आपके एग्ज़ाम में आने वाला लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो इतिहास विषय से संबंधित। तो मित्रों, अभी तक हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर काल की बात कर रहे थे।
एक हम लोग वंश यहाँ और पढ़ेंगे जो इसके बीच में ही आता है, हम लोग पढ़ेंगे चेदी वंश को। क्योंकि हम लोग जब मौर्य वंश पढ़ रहे थे, याद होगा जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे तो देखे थे कि राजा अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग का राजा अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग से युद्ध करते हैं। आपने देखा था, आपको बताया गया था, और कलिंग युद्ध में उनका धर्म परिवर्तन हो जाता है और उपगुप्त से वो शिक्षा ले लेते हैं और उसके बाद वो अपने रास्ता को बदल लेते हैं, अपने पाथ को, जीवन के उपयोगिता को चेंज कर देते हैं और देखते हैं कि वो अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका तथा कुछ मंत्री को अपने ही देश में धर्म के प्रचार के लिए भेजते हैं और उससे प्रसारित करते हैं। इसी समय जब कलिंग पे अशोक की मृत्यु हो जाती है और मौर्य साम्राज्य खत्म होता है तो कलिंग पे एक शासक आते हैं जिसे कहा जाता है चेदी वंश। इससे संबंधित हम लोग 2-4 फैक्ट और कुछ चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अवश्य ही किसी एग्जाम में दिख जाता है। तो मित्रों, हम लोग चेदी वंश पे अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग चेदी वंश। मित्रों, जैसा कि हमने बोला कि अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग स्वतंत्र हुआ था। कलिंग में एक राजवंश की स्थापना हुई जिसे चेदी वंश कहते हैं और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है। तो इसको हम लोगों ने मौर्योत्तर काल के बाद ही पढ़ लिया, यानी पढ़ने में के क्रम में अभी देखेंगे चेदी वंश। तो चेदी वंश को ही एक नाम से जाना जाता है महामेधवाहन वंश। याद रखिएगा, महामेधवाहन वंश किस नाम से जाना जाता है? तो महामेधवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, महामेधवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अशोक के मृत्यु के पश्चात कलिंग जब स्वतंत्र हो गया तो चेदी वंश की स्थापना हुई। मित्रों, एक चीज यहाँ आपको याद रखना है कि ये जो कहाँ से पता चला है, तो हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है। हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है। ठीक है मित्रों, कहाँ से पता चला है? तो हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है। कहाँ से पता चला है? तो हाथी गुफा अभिलेख से पता चला है। ठीक है, इतना याद रखना है। हाथी गुफा अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि चेदी वंश के प्रतापी राजा कौन थे। तो प्रतापी राजा का नाम है खारवेल। याद रखिएगा, प्रतापी राजा कौन है? खारवेल। और एक और चीज, चेदी वंश के जो खारवेल थे, इन्होंने ही मगध पे आक्रमण करके क्या करते हैं? तो जिन शीतलनाथ की मूर्ति प्रतिमा जो बहुत पहले आपको पढ़ा चुके थे, महापद्मनंद, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद जो कलिंग से उठाकर लाए थे। महापद्मनंद क्या किए थे? महापद्मनंद कलिंग में जाकर के युद्ध करके कलिंग से जिन शीतलनाथ की प्रतिमा को लेके आए थे, जिल शीतलनाथ की प्रतिमा को लेकर के कलिंग से कहाँ लेके आए थे? तो मगध लेके आए थे। ठीक है मित्रों, मगध लेके आए थे। लेकिन जब बाद के समय में इसी कलिंग के एक राजा होते हैं, कलिंग में एक चेदी वंश होता है जिसके राजा खारवेल होते हैं और खारवेल सक्षम होते हैं और वो जाते हैं कहाँ? मगध। और मगध में रखा हुआ ये जो जिन शीतलनाथ का मूर्ति है, फिर उसको लाते हैं कहाँ पर? कलिंग में। ठीक है, क्यों लाते हैं? क्योंकि ये जैन समर्थक होते हैं मित्रों। तो खारवेल यानी जो चेदी वंश है वो किसके समर्थक होते हैं?
जैन धर्म के समर्थक होते हैं मित्रों। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अशोक के मृत्यु के बाद जब कलिंग स्वतंत्र हो जाता है तो वहाँ एक नया वंश की स्थापना होती है जिसे महामेघवादम वंश या चेदी वंश के नाम से जानते हैं। इसके प्रतापी राजा खारवेल होते हैं और ये जो है जिन शीतलनाथ के मूर्ति को मगध से उठाकर फिर से कलिंग में लाते हैं, जिसे कभी कलिंग से उठा करके महापद्मनंद मगध में ले जा करके रख दिए थे युद्ध करके, उसी को ला करके फिर से अपने कलिंग में रखते हैं और अपने शक्ति को दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं मित्रों कि जो खारवेल है वो जैन धर्म के समर्थक है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे चेदी वंश के बाद गुप्त वंश की, यानी हम लोगों का मौर्योत्तर काल का भी इतिहास खत्म हो गया इस सीरीज में। मित्रों, अभी तक आपको जो बताया गया वो प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्य के बाद तक के हम लोग चेदी वंश यानी सातवाहन वंश से तक के इतिहास को देखे हैं। चेदी वंश तो उसी बीच के इतिहास में से था जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है मित्रों, अभी तक आपने जो पढ़ा एग्ज़ाम में वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो आप गलती ना करेंगे। अगर नोट्स बनाए होंगे तो बहुत उम्मीद है कि क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप इसका नोट्स बनाए होंगे और बना करके एक बार पढ़ लेंगे और कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तब। मित्रों, एक चीज़ आपको बताना है कि हो सकता है इस वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं हो सकता है कि इस क्लास में सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हो सकता है कि आपको ज़्यादा दिखावे का क्लास नहीं मिल रहा हो, इधर उधर चीज़ें डिजिटल बोर्ड नहीं हो। लेकिन मित्रों, एक चीज़ आवश्यक है, मेरा अनुभव है और मैंने अपने जीवन में सारा टाइम पढ़ाई पे ही दिया है, तो गारंटी इतना है कि अगर आप इस क्लास को देख करके इसके नोट्स को पढ़ के एग्ज़ाम देने चले गए तो आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी। हो सकता है कभी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन इस सोर्स से बाहर का हो, तो एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा है मित्रों, उसको संग्रहित करके उसमें से कौन सा एग्ज़ाम में आता है या आने का चांस होगा उसको दिखाना 100% तो सही नहीं है, लेकिन हमारा पूर्ण प्रयास है और मेरी संभावना आपकी आशा पे बिल्कुल उतरेगी अगर आप एग्ज़ाम में गए और इसको वहाँ पे अपने मेरिट को दिखाएं, अपने अध्ययन को साबित करने का प्रयास करें। तो उससे पहले आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। ओके मित्रों, बाय, थैंक यू।